नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रस्तावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। नामांकन के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो जहां देश को पहली बार जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति मिलेगा, पर इसी के साथ क्या देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जनजाति को साधते हुए देश की महिला मतदाताओं को भी महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा? क्या भविष्य में द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए सबका साथ सबका विकास के नारे का देश में धरातल पर सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रतीक बनेंगी? साथ ही नामांकन के अहम पड़ाव के समय आज जो तस्वीरें सामने आई उसके क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? इसके अलावा भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत की उम्मीदवारी के आखिर मायने क्या है, इसे आज हम मुद्दा आपका में समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक टंडन जी, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप कौशल जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 18 जुलाई को मतदान होना है और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा की। अगले 5 साल के लिए देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, ये एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच चुनाव से तय होगा। शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के अनेक मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। न जाने कितने ही खास पलों के गवाह बनी है संसद की इमारत। शुक्रवार को एक बार फिर से बेहद खास पलों की गवाह बनी। मौका था एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन का। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता दिखाई दी। कई गैर एनडीए दलों का समर्थन भी मुर्मू को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के पहले प्रस्तावक बने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। नामांकन से पहले संसद भवन पहुंचने पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी नमन किया। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में आदिवासियों के महानायक और महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की मूर्ति को भी नमन किया। इस दौरान उनके साथ अनेक नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। साथ ही आजादी के बाद पैदा होने वाली और अनुसूचित जनजाति से देश की वो पहली राष्ट्रपति होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और द्रौपदी मुर्मू के जीवन सफर पर, अब तक के पड़ाव पर अगर हम नजर डालें तो देखें कि कैसे एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्म लेकर आज वो देश के सबसे बड़े पद से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अगर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीवन की शुरुआत और संघर्ष की कहानी हम देखें तो ओडिशा में एक क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने तक का उनका सफर संघर्षों से भरा रहा है। चेहरे पर सौम्यता और शालीनता, सहयोगी स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और सादगी भरा जीवन, ये पहचान है द्रौपदी मुर्मू की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तो ठीक एक दिन पहले द्रौपदी मुर्मू ने अपना 64वां जन्मदिन मनाया था। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू बेहद पिछड़े और दूर दराज के जिले से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बचपन से ही गरीबी और अन्य समस्याओं के साथ संघर्ष किया।
साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने बीए किया और रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क के तौर पर भी काम किया। उनके संघर्ष की कहानी बेहद लंबी है, लेकिन संघर्ष के बाद सादगी के दम पर मिली सफलता उससे कहीं बड़ी नजर आती है। संथाल समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। बाद में वो रायरंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष बनी। 2013 में वो बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के पद तक पहुंची। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन सरकार के दौरान सन 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार और इसके बाद उन्होंने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाला। ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें साल 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। बनी बनाई परंपराओं को साथ लेकर चलकर कुछ नया रचने गढ़ने की क्षमता रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली तो एक नई पारी का आगाज हुआ। 6 साल तक वो इस पद पर रहीं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल को पूरा किया। राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल को आज भी याद किया जाता है। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों खेमों में उनके व्यवहार ने सबका दिल जीता। द्रौपदी मुर्मू राजनीति और समाज सेवा की लंबी पारी के बाद अब एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। अपने साहस की स्याही से सफलता की कहानी लिखने वाली द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो कई नए रिकॉर्ड उनके नाम के साथ दर्ज होंगे। अपने संघर्षपूर्ण जीवन में कई इम्तिहानों का सामना कर चुकी द्रौपदी मुर्मू अब एक नए इम्तिहान के लिए तैयार हैं। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती नहीं तो और क्या है, जहां एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू आज देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर सबके सामने है। और चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी और हम कहें एक कदम दूर देश के सर्वोच्च पद से, इसके मायने क्या हैं आपकी नज़र में? एक तो मायना ये है कि एक सामान्य कार्यकर्ता स्थानीय राजनीति से जो अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करता है वो देश में सबसे शिखर पर पहुंच सकता है। दूसरा, जितनी सामाजिक विविधता देश के अंदर है उस विविधता का परिचायक है उनका राष्ट्रपति पद पर पहुंचना। तीसरा, एकदम सहज विनम्र, आप जैसे उनको देख सकते हैं, वो एक अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है। कहीं दंभ नहीं, कहीं कुछ महत्वपूर्ण होने का घमंड नहीं, सबके साथ मिलजुल कर हाथ जोड़कर विनम्रता से आगे चलने वाली महिला जो हैं वो अपने आप में देश के लिए उनका एक उदाहरण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत होता है। पूरी दुनिया में ये लोग देखेंगे कि कैसे एक ऐसा देश जिसमें इतनी जातियां जनजातियां हैं, उन्होंने एक महिला को, सामान्य महिला को सर्वोच्च पद पर स्थापित किया है। बिल्कुल। अशोक जी, जनजातीय समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला जिसका इतना लंबा संघर्षपूर्ण जीवन रहा और जैसा अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि कितनी सादगी आज भी जो उनकी है देखी जा सकती है और इससे कई लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जो है जनजातीय समुदाय से ताल्लुक़ रखता है और हम जानते हैं कि विकास के नाम पर अगर सबसे ज़्यादा कोई, मैं कहूँ एक तरह से शोषित रहा है, वो जनजातीय समुदाय ही रहा है। लेकिन आज भले ही मैं कहूँ प्रतीकात्मक तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन क्या इसके महत्व से इनकार किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने पहले एनडीए की सरकार ने, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति का उम्मीदवार जब बनाया और पूरे विपक्ष को और पूरे देश को एक तरह से चौंका दी। विपक्ष की तो ये स्थिति बनी कि उनका विरोध करते नहीं बना और लगभग सभी दलों ने, समाजवादी दल के नेता मुलायम सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो मेरे ही उम्मीदवार, कांग्रेस को भी उनका समर्थन करना। अब जब एनडीए
दूसरी बार आती है सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, वो स्वयं ही पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले नेता, वो एक बहुमत की सरकार लाते हैं और उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो वो रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत करते हैं। तो समाज के अल्पसंख्यक वर्ग, समाज का पिछड़ा वर्ग और समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, यानी जनसूची, ये जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके प्रतिनिधि को राष्ट्रपति बनाया। और वहां पर भी हमने देखा कि कई विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। और अब हम देख रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री जो फिर से एक प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में आए हैं, उन्होंने एक बार फिर ये दिखा दिया कि समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, ये जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए आज उन्होंने जिस प्रकार से ये उम्मीदवार उतारा है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस समय भी यही परिस्थिति बन रही है कि विपक्षी दलों को उनका विरोध करते बनता नहीं है। इसलिए हमने देखा कि आंध्र के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि झारखंड में भी सरकार के सामने ये स्थिति आ रही है कि उनका विरोध कैसे करें, क्योंकि अगर विप नहीं होता है क्योंकि इस राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हम देखेंगे कि विभिन्न दलों में जितने भी ऐसे पिछड़ा वर्ग के या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनका वोट है इसमें, वो भी शायद उनके पक्ष में वोट दें। तो एक मत बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है ये देखने की बात है। लेकिन उन्होंने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा देते रहे हैं, उसमें और अंत्योदय जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहा है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो हैं उनका भी हमको विकास करना है। तो ये सारी जो एक तरह से भूमिका है, ये केवल राजनीतिक भूमिका नहीं है, ये सामाजिक समीकरण की, समरसता की, महिला सशक्तिकरण की, ये जो एक संदेश इस राष्ट्रपति के चुनाव में जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जीत एनडीए के उम्मीदवार की लगभग तय है, इसलिए उस दृष्टि से तो इस चुनाव में कुछ भी रोचक नहीं है। लेकिन जो संदेश दिया जा रहा है वो एक तरह से भारत के जनता के सामने संदेश है। जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग की एक महिला भी तो साधारण परिवार से आती है, गरीब परिवार से आती है, कठिनाइयों के बावजूद एक सामाजिक कार्यकर्ता बनती है, वो भी इस देश के राष्ट्रपति बन सकती है। इसके मुकाबले में मैं एक टिप्पणी विपक्ष के बारे में भी करना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने में जल्दबाजी की। अगर वो एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा की इंतजार करते तो शायद उनमें से बहुत से दल ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि क्या हमें एक अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष में भी कहीं एक तरह से आपस में राजनीति की होड़ चल रही है। इसका जो इनिशिएटिव था, पहल थी, वो ममता बनर्जी ने की विपक्ष को इकट्ठा करने की। आमतौर पर हम देखते हैं कि विपक्ष की एकजुटता का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती आ रही, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा दल है, राजनीतिक दल है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ये दिखाना चाहती थी पहल करके कि विपक्ष की एकता मैं करने में सक्षम हूँ, ना कि कांग्रेस। और हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को भी मजबूर होकर यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करना पड़ रहा है। अब यशवंत सिन्हा का तो विरोध कांग्रेस जब एनडीए में वो मंत्री थे तब भी करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर विपक्ष की जो बिसात बिछाई है ममता बनर्जी ने, वो ये चाहती हैं कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का अगर विरोध करने के लिए एकजुटता बनानी है तो कांग्रेस के इर्द गिर्द ना बनकर उनके इर्द गिर्द बने। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये विपक्ष का उम्मीदवार उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखेंगे हम कि बहुत से छोटे दल, क्षेत्रीय दल और हर दल के अंदर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यानी सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अंतरात्मा की आवाज से जब वोट देने की बात आएगी, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं होती है, तो हम देखेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार का जो जीत का अंतर है, जितना आंकलन आज किया जा रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा होकर निकलेगा। और ये संदेश दुनिया में भी जाएगा
कि देखिए भारत जैसे लोकतंत्र में ये किसी भी साधारण व्यक्ति को, साधारण महिला जो गरीबी से और इस प्रकार की पृष्ठभूमि से आती है, उसको भी ये सर्वोच्च पद पर बिठा सकते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की भी बहुत बड़ी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र का जिक्र जैसा आपने किया है अशोक जी, प्रदीप जी, हमने देखा कि नामांकन दाखिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी, एनसीपी के चीफ शरद पवार से बात की और खुद के लिए समर्थन मांगा। और एक तरह से देखें कि जीत कहीं ना कहीं जो समीकरण आंकड़े हैं वो साफ कर रहे हैं कि एक औपचारिकता भर रह गई है द्रौपदी मुर्मू के लिए, लेकिन फिर भी जब विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद भी इस तरह से समर्थन मांगना, ये लोकतंत्र की, खासतौर से संसदीय प्रणाली की और राष्ट्रपति जो कि देश का राष्ट्रपति है, इसे लेकर क्या संदेश देता है? एक तो इससे जो इस तरीके के चुनाव होते हैं कई बार उनमें बड़ी कड़वाहट आ जाती है, तो जो कि अच्छी नहीं होती। भले ही उनकी जीत जो है उसको लेकर के कोई संशय नहीं है, फिर भी एनडीए की उम्मीदवार जो हैं उन्होंने सोनिया जी से जिस तरीके से बात की है, शरद पवार जी से की, ममता बनर्जी से की, उससे एक तो उनकी उदारता दिखाई देती है, उनकी हृदय की विशालता दिखाई देती है कि वो सबके राष्ट्रपति होंगी जब राष्ट्रपति बनेंगी। भले ही आज वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो उस तरीके की जो उनकी भूमिका रहने वाली है सबके राष्ट्रपति की, उस दिशा में यह पहला कदम है इनका, द्रौपदी जी का। और दूसरा ये है कि अब चूंकि वो राष्ट्रपति बनेंगी ही, ऐसा सब लोग मान के चल रहे हैं, तो विपक्ष के नेता भी जाहिर है उनका पूरा सम्मान करेंगे, उनकी बात को बहुत अच्छे से लेंगे, ये उन्होंने सम्मान उनको दिया है। और वो सोचने पर विवश होंगे कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो इस चुनाव को लेकर के अभी भी पुनः विचार कर सकते हैं कि द्रौपदी जी का जो चुनाव है उसको अभी भी देर नहीं हुई है, उसको बिना निर्विरोध बिल्कुल उनको चुन करके भेज सकते हैं। और कुछ सहजता नहीं है जो विपक्ष का उम्मीदवार के चयन में जिस तरीके से जल्दबाजी हुई है, जैसे अशोक जी अभी चर्चा कर रहे थे, वो बिल्कुल सही सोच है कि बहुत जल्दी कर दी, हड़बड़ाहट में जैसे उनको चुनना था। एक नाम दिया, उस पर सहमति नहीं थी, वो खुद सहमति क्या, उसके लिए तो वो शरद पवार जी का नाम लिया तो वो खुद ही सहमत नहीं थे। फिर दूसरा नाम आया तो फारूक अब्दुल्ला जी का, जो अभी औपचारिक तौर पे तो नहीं लेकिन चर्चा में आ रहा था, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। गोपाल गांधी जी जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं राष्ट्रपति पद का, उन्होंने भी मना कर दिया। तो बहुत जल्दबाजी की उन्होंने कि चलिए यशवंत सिन्हा जी को बना दीजिए। कांग्रेस का तो उसी दिन से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर से उनकी दिलचस्पी समाप्त हो गई थी जब ममता जी ने पहल कर दी, तो कांग्रेस तो उसी से थोड़ी उखड़ गई थी। अब चूंकि इस चुनाव में कुछ आना जाना नहीं है, उनको एक प्रतीकात्मक जो है वो चुनाव है उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने कुछ इसको विषय नहीं बनाया, कोई मुद्दा नहीं बनाया। और अभी केवल इन्हीं पार्टियों का नाम आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे देवेगौड़ा जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दिखाई, लगता है कि जनता दल एस भी उनका समर्थन करेगा। अकाली दल की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लगता है कि अकाली दल भी इन्हीं के समर्थन में वोट दे देगा। तो काफ़ी बड़ा जन समर्थन उनको मिलने वाला है, क्योंकि इनका अपना व्यक्तित्व तो बिल्कुल निर्विवाद है। पार्टी की बात अपनी है, जनजाति की पृष्ठभूमि है, वो बात अपनी है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी आप देखते हैं कि इनको लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उनका अपना राज्य है जो उड़ीसा, उसमें तो सब लोग एक मत से उनके पीछे खड़े हैं। इसलिए नहीं कि उड़ीसा के नाम की दुहाई दें, केवल इसलिए नहीं कि वो जनजाति से हैं, इसलिए भी कि उनका जो पूरा व्यक्तित्व है बिल्कुल निर्विवाद है। उसमें उनमें बड़ी सौम्यता है, बड़ी सहजता है और बड़ी व्यापक उनके लिए जो है वो पूरा समर्थन है। जी अशोक जी, जैसा अभी प्रदीप जी ने भी कहा, और जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं नजरें इस बात पर हैं कि जो जीत का अंतर होता है
वो कितना बड़ा होता है। बाकी जो दल हैं, कई ऐसे दल हैं जिन्होंने अभी तक स्थिति इसको लेकर साफ नहीं की है, क्या वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आते हैं या नहीं। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की, हम जानते हैं कि बैठक बुलाई है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं जेएमएम को लेकर भी मामला दिलचस्प है, क्योंकि जब हम विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की बात करते हैं तो वो भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। अब इस बैठक के बाद देखना होगा उनका क्या रुख रहता है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ हम जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी की जब बात आई थी तो सपा बसपा दोनों ने अपना समर्थन दिया था। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बाकी पार्टियों पर कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक विचारधारा, एक मैं कहूँ कि एक कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का ऐसा नाम, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो बेदाग रहा है, कहीं ना कहीं क्या इसको लेकर भी दबाव बढ़ गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बार अनुसूचित जनजाति का कोई भी प्रतिनिधि इतने सर्वोच्च पद के लिए अगर उसका नामांकन हुआ है तो राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस चीज की एक हलचल रहती है। कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, उनके मन में ये बात रहती है कि क्या हम इतना बड़ा लोकतंत्र इस प्रकार के एक प्रतिनिधि को वंचित रखेंगे क्या इस पद पर आने के लिए, जबकि सत्तारूढ़ दल और पूरा मोर्चा उनको बनाने के लिए सहमत है। तो ये विचार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर विपक्षी दल को बाध्य करेगा सोचने के लिए। मैं बात सोच रहा था वाम मोर्चे की, वो लोग बात करते हैं सर्वहारा, उनके विकास की बात करते हैं। अब यहाँ पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, समाज का वो वर्ग जो केवल पिछड़ा ही नहीं है, वंचित भी है, शोषित भी है, उसका प्रतिनिधि जब आएगा मैदान में तो क्या वाम मोर्चा केवल इसलिए विरोध करेगा कि वो सत्ताधारी एनडीए का उम्मीदवार है? मैं समझता हूँ ये विचार विमर्श अभी शुरू हो चुका है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये धारणा बनाई गई थी शुरू से कि ये तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, शहरी पार्टी है और ये इस प्रकार की अगाड़ी जो जातियां हैं उनकी पार्टी है। लेकिन 3 राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार एनडीए ने दिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने दिए, एक आते हैं हमारे अल्पसंख्यक वर्ग से, दूसरे आते हैं अनुसूचित जाति से, तीसरे आते हैं अनुसूचित जनजाति से। उसके बावजूद भी विपक्ष अगर ये आरोप लगाता है कि ये तो केवल शहरी लोगों की पार्टी है, ये तो केवल पूंजीपतियों की पार्टी है, ये तो केवल ब्राह्मण बनिया, तो वो जो एक धारणा बनाई गई थी, और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 8 साल में जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई हैं, वो पिछड़े वर्ग का जो उद्धार है, कल्याण है समाज के उन वर्गों का, उसके लिए जो योजनाएं बनी, और वो स्वयं पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में अब लोग ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से इन वर्गों का समर्थन पाने के लिए ये करते हैं। लेकिन मैंने समझता जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो क्या अल्पसंख्यक वोट पर नजर होगी? बिल्कुल नहीं थी। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये उम्मीदवार राष्ट्रपति बनाकर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी एक संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश ये है कि इस देश में हर व्यक्ति एक बराबर है, सब समान हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो हम देख रहे हैं कि कितनी ही योजनाओं में हो रही है। तो इससे भारत के जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी जो एक छवि है दुनिया में, वो और बेहतर उभरेगी। और समाज के जितने भी विभिन्न वर्ग हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग है, वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो इस बात को सोचने पर बाध्य होगा कि हमारे लिए भी इस देश में अवसर हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो संदेश है, ये इस चुनाव के माध्यम से देश की जनता और नीचे के स्तर तक जब जाएगा तो संसदीय लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और बढ़ेगा। क्योंकि बीच में ऐसी धारणा आने लगी थी कि युवा वर्ग को लगता था कि लोकतंत्र से उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन आज हम देख रहे हैं उसी लोकतंत्र के माध्यम से महिलाएं चुनकर आ रही हैं, एक पिछड़े वर्ग के लोग चुनकर आ रहे हैं और वो सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। ये जो एक संदेश देने का प्रयास है, ये मजबूर करेगा, मैं समझता हूँ, सभी विपक्षी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को कि ये चुनाव सर्वसम्मति से ही होना चाहिए, और इसमें अगर किसी प्रकार की राजनीति करेंगे
तो ये देश की जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ अशोक टंडन जी आपका, प्रदीप कौशल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय यहीं पूरा हो गया है चर्चा का। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है और जीत के आंकड़े से महज कुछ कदम दूर खड़ी एनडीए अब नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी के समर्थन के बाद बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती भी दिख रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो फिलहाल जादुई आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू की जीत होना और राष्ट्रपति बनना अपने साथ आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत के मजबूत और परिपक्व लोकतंत्र के गर्व भरे पल का संदेश न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लेकर आएगा। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।